कंपनीज एक्ट में ना एक टॉपिक है दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये टॉपिक इंस्टीट्यूट टेस्ट कर सकती है सीधा 7 मार्क्स के लिए। अभी ना ये वाला टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, इसमें बहुत सारी प्रोसीजर्स है और स्टेप्स है, लेकिन इस वाले वीडियो में अपन ट्रिक को समझेंगे कि आप सिंपल वे में इस टॉपिक को लास्ट तक कैसे याद रख सकते हो और फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, विद इन 5 मिनट्स। सो पीपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करवाना कंपनी का। अगर तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना है तुम कैसे करवाओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार इज लाइक अ बॉस ऑफ ऑल द कंपनीज इन इंडिया, ठीक है, तो सारी कंपनीज को रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। सबसे पहले करना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो कि प्रॉपर्ली साइंड होना चाहिए सारे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम से। सब्सक्राइबर्स मतलब जो स्टार्टिंग के शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, उनको सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले एमओए और एओए को सबमिट करना पड़ता है। उसके साथ ना 2 डिक्लेरेशन भेजने पड़ते हैं, 2 डिक्लेरेशन भेजने पड़ते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है गारंटी, वन टाइप ऑफ रिटन गारंटी भेजना पड़ता है, 2 डिक्लेरेशन सेंड करना पड़ता है। उसके बाद एड्रेस को भेजना पड़ता है और उसके बाद 3 पर्टिकुलर्स को भेजना पड़ता है, 3 पर्टिकुलर्स को भेजना पड़ता है। ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिशन करना पड़ता है जिसको भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट क्या है, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को भेज दो, उसके बाद 2 डिक्लेरेशन को भेज दो। फर्स्ट डिक्लेरेशन किसका रहेगा? फर्स्ट रहेगा ऑफ अ पर्सन हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, मतलब जिन्होंने कंपनी बनाने में हेल्प किया। कौन करता है? सीए करता है, सीएमए करता है, कभी कभी एडवोकेट करता है। तो जो भी कंपनी बनाने में हेल्प कर रहा है ना, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एज वेल एज जिसका नाम आर्टिकल्स में है, आर्टिकल्स में नाम रहता है जो इनर मैनेजमेंट रहता है, जैसे कि डायरेक्टर्स का नाम रहता है, मैनेजर्स का नाम रहता है, सेक्रेटरी का नाम रहता है। इनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, वन टाइप ऑफ गारंटी देना पड़ेगा कि जो जो रिक्वायरमेंट इस एक्ट के अंदर बताई गई थी उन्होंने सारी चीजों को कंप्लाई किया है, मतलब फॉलो किया है। जो जो रिक्वायरमेंट इस एक्ट के अंदर बताई गई थी उन्होंने सारी चीजों को फॉलो किया है, मतलब कंप्लाई किया है। दूसरा डिक्लेरेशन आ जाएगा सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम का और फोर्स डायरेक्टर का। समझना, पहले वाले डिक्लेरेशन में जिसका नाम आर्टिकल्स में था उसको देना पड़ रहा था, दूसरे वाले डिक्लेरेशन में क्या है? मेमोरेंडम है, तो पहले वाले में आर्टिकल है, दूसरे वाले में मेमोरेंडम है। ऐसे चीजों को याद रखो। और फोर्स डायरेक्टर को बताना पड़ेगा 3 चीजों के बारे में डिक्लेरेशन। फर्स्ट क्या है? ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस रिलेटेड टू प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कन्विक्टेड का मतलब होता है कोर्ट ने उनको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया, ऐसा बताना पड़ेगा फोर्स डायरेक्टर को और सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम को कि कोर्ट ने उनको कभी भी क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया इन केस ऑफ प्रमोशन, फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कन्विक्टेड का मतलब होता है कोर्ट का फाइनल डिक्लेरेशन। उसके बाद क्या है? हैज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफिजेंस। मिसफिजेंस का मतलब होता है उन्होंने कभी डिसऑनेस्टी से काम नहीं किया, उन्होंने कभी फ्रॉड नहीं किया, उन्होंने कभी कोई ड्यूटी को तोड़ा नहीं, हर ड्यूटी को फॉलो किया, ऐसा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा वाला डिक्लेरेशन। तो मैम फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में डिफरेंस क्या है? तो बेटा ये वाला फर्स्ट वाला केस ना थोड़ा सीरियस वाला केस है। यहाँ पे क्या है? कन्विक्टेड, मतलब कोर्ट ने उनको क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं किया, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है, बहुत सीरियस मामला हो जाता है। बट सेकंड वाले केस में क्या है? छोटा मोटा मामला है, इतना सीरियस मामला नहीं है, उनसे मिस्टेक हो जाती है, छोटा सा फ्रॉड हो जाता है। तो फर्स्ट वाले केस में बहुत सीरियस वाला मामला है, सेकंड वाले केस में क्या है? छोटा मोटा मामला है, इसलिए वर्ड क्या यूज हुआ है? कन्विक्टेड। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? गिल्टी, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट इज उनको तीसरा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वो फाइल कर रहे हैं रजिस्ट्रार के पास, ये जो डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रहे हैं ना, ये जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ये जो मेमोरेंडम दे रहे हैं, वो ट्रू है, कंप्लीट है, करेक्ट है, ऐसा इनको तीसरा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो भी हम डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं वो सारे ट्रू है, करेक्ट है एंड फेयर है। उसके बाद उनको एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस देना पड़ेगा। अभी तक उनके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है कंपनी का, तो कहीं पे उनका टेम्पररी ऑफिस होगा ना, उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। उसके बाद 3 पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि नाम बताना पड़ेगा, सरनेम बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा, नेशनलिटी बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन और इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? बेसिक इंफॉर्मेशन। सो जो सारे सब्सक्राइबर्स है मेमोरेंडम के, उनको बताना पड़ेगा नेम, सरनेम, फैमिली नेम, एड्रेस एंड नेशनलिटी अलोंग विद द प्रूफ, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड बता दो। उसके बाद क्या है? दूसरा पर्टिकुलर किसको बताना पड़ेगा? देखो, ऑफ अ पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। फर्स्ट वाले पॉइंट में था सीधा सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, यहाँ पे दिया है पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल्स, मतलब सेकंड वाले पॉइंट में आर्टिकल्स में जिसका नाम है एज अ सब्सक्राइबर, बट नाम कहां पे है? आर्टिकल्स में है। सेकंड वाले इसमें क्या कवर है? आर्टिकल कवर है। फर्स्ट वाले इसमें मेमोरेंडम कवर है। इनको भी बताना पड़ेगा बेसिक इंफॉर्मेशन। क्या सेम है? देखो, नेम वाला पॉइंट सेम आ गया, सरनेम वाला पॉइंट सेम आ गया, फैमिली नेम सेम है, इसमें एड्रेस वाला पॉइंट सेम आ गया, नेशनलिटी सेम है। फिर डिफरेंस क्या है? एक एडिशनल पॉइंट है, दैट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक डायरेक्टर के पास खुद का डिन होता है, एक नंबर होता है, एक स्पेशल नंबर होता है, वो भी बताना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि बेटा आर्टिकल्स में ना सब डायरेक्टर का नाम आता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है जिसका जिसका नाम आर्टिकल में है एज अ डायरेक्टर उसको डीन बताना पड़ेगा, ठीक है, दिस इज द लॉजिक। उसके बाद जो फर्स्ट डायरेक्टर है उसको अपना इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। इंटरेस्ट मतलब उसका कोई रिलेशन या फिर कोई नाता या फिर कोई ट्रांजैक्शन दूसरी फर्म के साथ, दूसरी कंपनी के साथ। अगर फर्स्ट डायरेक्टर कोई कंपनी में डायरेक्टर है या फिर उसने कोई फर्म को लोन दिया है,
कोई फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, उसको अपने सारे ट्रांजेक्शन बताना पड़ेगा, सारे रिलेशन बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सारे रिलेशन बता दो, सारे ट्रांजेक्शन बता दो। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कंपनी ने सारी इंफॉर्मेशन एकदम सही दिया है, एकदम प्रॉपर दिया है, रजिस्ट्रार उनको दे देगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये एक बर्थ सर्टिफिकेट टाइप रहेगा कंपनी का कि अब कंपनी सेटअप हो चुकी है, रजिस्टर हो चुकी है, दिस इज द प्रूफ। उसके बाद उनको सिन भी प्रोवाइड कर देगी। सिन का मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। हर एक कंपनी को एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार उनको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देगी और सिन भी प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद में यहाँ पे कंपनी को एक ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना पड़ेगा, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, सारी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखना पड़ेगा। इन शॉर्ट वहां पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट ना बहुत ज्यादा लिंक है। अगर कंपनी क्या करती है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देती है, सही इंफॉर्मेशन नहीं देती है, सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है उसको छुपाती है। अगर कंपनी सही इंफॉर्मेशन नहीं देती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपाती है, रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन देते टाइम, ये सारे डॉक्यूमेंट देते टाइम अगर कंपनी क्या करती है, झूठी इंफॉर्मेशन देती है, उस केस में कंपनी लायबल हो जाएगी अंडर सेक्शन 447। अभी सेक्शन 447 क्या है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे कोट करके आ जाओ, लायबल रहेगी अंडर सेक्शन 447। 447 सेक्शन रहता है फ्रॉड वाला सेक्शन। अगर कोई फ्रॉड करता है ना, वो लायबल हो जाता है अंडर सेक्शन 447। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, फिर से लिंक्ड है। यहाँ पे क्या दिया है, अगर कंपनी इंफॉर्मेशन देती है जो फॉल्स है, जो इनकरेक्ट है, सेम यहाँ पे इनकरेक्ट है, या फिर सप्रेसिंग ऑफ मटेरियल फैक्ट है जो यहाँ पे दिया था, लेकिन कब पता चलता है, बाद में पता चलता है। ये वाले पॉइंट में दिया है, तुम जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, जब भी रजिस्ट्रार को पता चल गया कि तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया, तुम लायबल हो जाओगे अंडर सेक्शन 447। यहाँ पे बताया है बाद में पता चलता है, मे बी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद पता चलता है कि तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया था, उस केस में भी तुम लायबल हो जाओगे अंडर 447। मतलब मैम ये दोनों पॉइंट में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं बेटा, कोई भी डिफरेंस नहीं है, लायबिलिटी अंडर सेक्शन 447 ही है, बस यहाँ पे पता चला था जब तुम रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, यहाँ पे बाद में पता चला, बस ये डिफरेंस है। उसके बाद अगर ट्रिब्यूनल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि तुमने गलत इंफॉर्मेशन दिया, तुमने झूठी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, कोई भी ऑर्डर को पास कर सकता है, पास सच ऑर्डर एज इट में थिंक फिट, या फिर वो क्या कर सकता है, तुम्हारे मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, या फिर सारे मेंबर्स की जो लायबिलिटी है उसको अनलिमिटेड कर देगा क्योंकि तुमने फ्रॉड किया। या फिर ना रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सारे कंपनीज का नाम होता है, उस रजिस्टर में से सीधा कंपनी का नाम निकाल देगा, डायरेक्ट रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, या फिर कंपनी का वाइंड अप का ऑर्डर पास कर देगा, या फिर कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जैसा उसको ठीक लगे। लेकिन यहाँ पे लॉ बोलता है कि ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करने के पहले 2 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना कंपनी को, कि कंपनी से गलती से मिस्टेक कैसे हो जाती है, उसलिए तुम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना। और दूसरी चीज, सारे ट्रांजैक्शन को कंसीडरेशन में लेना कि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, कंपनी के क्या असेट्स है, क्या कंपनी को किसी को पैसा देना बाकी है क्या, सारी चीजें कंसीडरेशन में लेना, सारी चीजों को देखना, उसके बाद ही ये ऑर्डर को पास कर देना। ऐसे नॉर्मली मत कर देना, अच्छे से चीजों को देखना फिर ही ऑर्डर को पास करना। सो पीपल, दिस वाज अबाउट द इनकॉर्पोरेशन की स्टेप एंड आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।